लगातार बज रही टेलीफोन की घंटी की वजह से हवलदार मात्रे की नींद खुल गई। 6 उसने नींद में ही फोन उठा लिया और अपने कान पर रख दिया और उबासी लेते हुए बोला कि हाँ, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, बोलो क्या काम है। सामने से किसी की डरी हुई आवाज आ रही थी। डर उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। सामने से आ रही आवाज ने हवलदार को कुछ बताया। फिर हवलदार ने फोन रखते के तुरंत बाद अपनी टोपी संभाली और इंस्पेक्टर समीर शेखावत की केबिन की तरफ दौड़ पड़ा। मात्रे की दौड़ की वजह से आसपास बैठे हुए हवलदारों को यह बात जानने में देर न लगी कि मामला थोड़ा संगीन है, वरना मात्रे यूं ही कभी नहीं दौड़ता, क्योंकि वह 55 साल का बूढ़ा था और उसकी तोंद भी बाहर निकली हुई थी और पुलिस स्टेशन में वो सबसे आलसी था। मात्रे ने समीर सर के केबिन का दरवाजा खोला और जाते ही सबसे पहले सलामी दी। समीर ने फाइलों में से अपना मुंह ऊपर किया और मात्रे को देखकर इशारों में ही कहा कि बोलो क्या बात है। सर, बोपल में एक लाश मिली है। थोड़ी देर पहले अमन नाम के किसी लड़के का फोन था, उसी ने यह बात बताई। समीर ने जितनी भी फाइल निकाली थी वह सब टेबल के साइड में रख दी। समीर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने टेबल पर रखी चाय का आखिरी घूंट मारा। समीर के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। समीर ने बिना किसी देर किए मात्रे को पुलिस जीप निकालने को कह दिया। मात्रे, मिश्रा जी और 2 हवलदार समीर के साथ निकल पड़े बोपल की तरफ पुलिस जीप में। समीर ने 1 महीने पहले ही इंस्पेक्टर की ड्यूटी ज्वाइन की थी। ये समीर का सबसे पहला मर्डर केस था। समीर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने तो बचपन से ही अपने पापा के साथ मर्डर की फाइलें पढ़ना शुरू कर दिया था। समीर के पापा भी इंस्पेक्टर थे। समीर ने सब कुछ अपने पापा से ही सीखा था। बचपन से लेकर अब तक न जाने कितनी ही फाइलें पढ़ी थी उसने। समीर को इतना तो पता था कि फाइल पढ़ना और मर्डर इन्वेस्टिगेशन करना दोनों में बहुत फर्क है। फिर भी खुद को तसल्ली देते हुए वो पहुंच चुके थे घटना वाली जगह पर पुलिस से पहले मीडिया वाले पहुंच चुके थे और हल्ला मचा रहे थे। पुलिस जीप से नीचे समीर साउथ मूवी की स्टाइल में पैर से दरवाजा खोला और मुंह में जलती हुई सिगरेट। देखने वालों के लिए ये किसी मूवी के सीन से कम नहीं था। मात्रे ने सर की ये स्टाइल देखकर जोर से सीटी बजाने की कोशिश की, पर हवा के सिवाय कुछ नहीं निकला। मिश्रा जी और बाकी हवलदार मात्रे को देखकर हंस पड़े। समीर ने अपनी आंखों से ही सबको ये बता दिया कि हम केस सॉल्व करने आए हैं, हंसने और सीटी बजाने नहीं। पुलिस को देखकर मीडिया वाले उन पर टूट पड़े और एक के बाद एक सवालों की छड़ी लगा दी, जैसे कि किसका खून हुआ है, किसने किया है और न जाने क्या कया। समीर मीडिया वाले को टालता हुआ क्राइम सीन पर पहुंचा। वहां लाश की सड़ी हुई बदबू और एसिड की मिली जुली गंध आ रही थी। उसकी आंखों के सामने जो नजारा था वह बड़े बड़े लोगों के दिल दहला सकता था। लाश को देखकर सबसे पहले मिश्रा जी बाहर की तरफ दौड़े। समीर ने सबको देखते हुए यह कहा कि अब जिसको भी उल्टी आ रही है वह बाहर जा सकता है और जब उसे अच्छा लगे कि वह ठीक है तभी अंदर आना, वरना नहीं। इज दैट क्लियर की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगे। सभी हवलदार ने एक साथ हामी भरी। समीर ने मात्रे जी को कहा कि फॉरेंसिक की टीम को बुलाओ और अमन नाम का लड़का जिसका हम पर फोन आया था उसे बुलाओ। मात्रे जी बाहर की तरफ रवाना हुए फॉरेंसिक टीम और अमन को बुलाने के लिए। थोड़ी देर बाद मात्रे जी अमन के साथ हाजिर हुए। समीर ने अपनी पूछताछ अमन से शुरू की। इससे पहले समीर ने एक नजर क्राइम सीन की तरफ दौड़ाई। उसने देखा कि लाश का पूरा चेहरा एसिड से जलाया हुआ था। आंखों की जगह आंखों की हड्डियां दिख रही थी। जगह जगह टॉर्चर करने का निशान था। लाश की एक उंगली का गायब थी और सबसे अजीब बात यह थी कि दीवार पर खून से आई एक लिखा हुआ था। यह सब देखकर इतना तो कहा जा सकता था कि यह किसी सनकी आदमी का काम है जिसने इतनी बेरहमी से कत्ल किया था। लाश कुर्सी से बंधी हुई थी। इतना सब कुछ देखकर समीर अमन की तरफ मुखातिब हुआ। समीर, यह घर किसका है? अमन है सर, यह तिवारी जी का घर है। समीर, पूरा नाम बताओ। अमन सर, पुष्कर तिवारी। समीर, आपको कैसे पता चला कि यहाँ कोई लाश है? अमन सर, तिवारी जी तो 2 से 3 दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे। हमको लगा कि होगा उन्हें कोई काम होगा इसीलिए नहीं दिखाई दे रहे, पर आज जब उनके घर से बहुत बदबू आने लगी तो हम सब ने दरवाजा खोला और ये सब कुछ देखा जो आप अभी देख रहे हो। समीर, काम क्या करते थे वैसे वो? अमन, बहुत पहले आर्मी से रिटायर हो चुके थे, पेंशन पे ही जी रहे थे।
समीर, उनके रिश्ते कैसे थे लोगों से? उनकी किसी के कोई दुश्मनी थी? अमन सर बड़े भले आदमी थे, सबसे अच्छे से पेश आते थे, पता नहीं क्यों किसी ने ऐसे भले आदमी को इतनी बुरी तरह से मार डाला। समीर, अमन जी भले आदमी ही सबसे ज्यादा राज छिपाकर रखता है, यूं ही कोई इतनी बेरहमी से नहीं मार देता। अच्छा ये बताओ उनके घर में और कौन कौन रहता है? उन्हें बताना तो पड़ेगा ना कि इनके साथ क्या हुआ है। बताओ उनके घर में और कौन कौन रहता है, उन्हें बताना तो पड़ेगा ना कि इनके साथ क्या हुआ है। अमन, तिवारी जी की बीवी तो बहुत पहले ही मर चुकी हैं, एक बेटा है जो कि विदेश में रहता है। किया था उसे फोन? समीर, बेटे ने क्या कहा फिर? अमन, वो नहीं आ सकता, उसे जरूरी काम है, हम ही सब कुछ कर दे, और अगर पैसे की जरूरत पड़े तो उससे पैसे मांग ले। समीर, क्या चूतिया बेटा है, यहाँ बाप का मर्डर हो गया है और उसे जरूरी काम है, बाप से ज्यादा जरूरी क्या होता है भला? अमन, वही तो सर, और वैसे भी उसने किसी गोरी से शादी की है वहाँ, और उस गोरी मैडम को इंडिया आना बिल्कुल पसंद नहीं, ये भी वजह हो सकती है। समीर, हम वैसे अमन तुम्हें तिवारी जी के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। अमन, सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? समीर, मेरा पेशा ही शक करने का है, और क्या पता तुमने ही बूढ़ों को मार डाला हो उसकी प्रॉपर्टी और पैसे अपने नाम करवाने के लिए, क्या पता। अमन, जोर से थूक गले के नीचे उतारा, डर भी लग रहा था, कुछ बोलना चाह रहा था पर कुछ बोल नहीं पाया। समीर, अगर जरूरत पड़ी तो थाने बुलाएंगे सवाल जवाब करने के लिए, समझे? और हाँ, शहर के बाहर मत जाना। अमन दरवाजे से बाहर जाने लगा और समीर ने एक सिगरेट सुलगा लिया और फिर लंबे लंबे कश लगाने लगा। उतनी देर में फोरेंसिक के दो शमा अपनी टीम के साथ आ पहुंचे थे। वो समीर से मिले और बॉडी को पीएम के लिए ले जाने के बंदोबस्त करने के लिए भी कहा। समीर कमरे को गौर से देखने लगा, हर एक चीज को इस उम्मीद के साथ कि कोई सुराग मिल जाए। उसने एक अजीब बात नोटिस की, तिवारी जी के कंप्यूटर के कीबोर्ड में से एक लेटर गायब था और वो एम था। समीर के दिमाग में बहुत सी चीजें दौड़ने लगी। पहले दीवार पर खून से लिखा आई और यहाँ से गायब एम, पता नहीं क्या होने वाला था आने वाले समय में। समीर ने देखा कि मात्रे जी बहुत टाइम से दीवार पर खून से लिखे को निहार रहे थे। समीर मात्रे जी के पास जाकर पूछा कि मात्रे जी, इतनी गौर से आपने अपनी बीवी को नहीं देखा होगा, तब से इस दीवार पर क्या देख रहे हैं? मात्रे जी ने हंसते हुए कहा कि सर मैंने केस सुलझा दिया है। इतना सुनना था कि मिश्रा जी और बाकी सारे हवलदार मात्रे जी के इर्द-गिर्द जमा होने लगे। सब मात्रे जी की एक्सप्लेनेशन सुनने को बेताब थे, क्योंकि सबको पता था कुछ न कुछ फनी जरूर होगा। समीर ने मात्रे जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तो शुरू हो जाइए हमारे शर्लॉक होम्स। मात्रे जी ने गंभीर होकर बात शुरू की। सर, तिवारी जी का किसी के साथ अफेयर था, दोनों उस दिन रोमांटिक मूड में रहे होंगे। तिवारी जी खुर्शी से बंधे थे, मतलब वो लोग कुछ नया और गंदा ट्राई करने वाले थे। जिससे अफेयर था वो अपने खून से दीवार पर आई लव यू लिख रहा था। दोनों बेहद खुश और हंस रहे होंगे। तभी तिवारी जी ने एक गलती कर दी, ऐसी बात बोल दी जो सामने वाला सुनना नहीं चाहता था। बस गया, फिर सामने वाले को तिवारी जी पे बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में उसने तिवारी जी का कत्ल कर दिया। आई अधूरा छोड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि हमारा प्यार भी बाकियों की तरह अधूरा ही रहा। मात्रे जी ने पूरे ही दार्शनिक अंदाज में अपनी बात कही। सब लोग मात्रे जी को देखते हुए दबी हंसी हंस रहे थे। तभी समीर ने किसी को फोन मिलाया और मात्रे जी को देते हुए कहा कि लो, कमिश्नर सर को लगाया है, उन्हें भी बता दो कि केस सोल्व कर लिया है आपने। इस बात पर सब हंस दिए। फिर थोड़ी देर बाद समीर ने सबको देखते हुए कहा कि मात्रे साहब, बात इतनी भी सीधी नहीं है। खून से लिखा हुआ आई में खून तिवारी जी का ही होगा और आई के बाद भी वाकई होगा। एक पूरा सेंटेंस जो खूनी सबसे कहना चाह रहा है। मतलब अभी और खून होगे, उनमें खूनी अपना वाकई लिखता जाएगा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसका सेंटेंस पूरा नहीं हो जाता। और कीबोर्ड में जो एम मिसिंग है वो खूनी का अगला शिकार होगा, और खूनी अपना शिकार करे उसके पहले हमें उसका शिकार करना है। सभी ने समीर को खुशी और गम के मिले जुले भाव से देखा। समीर ने जब खिड़की से बाहर देखा तो बाहर कई रिपोर्टर अभी भी खड़े थे। उनमें से एक चेहरे पे समीर की नजरें रुक गई। इश्क विश्क कुछ नहीं है, तुम लोग फालतू में सोच रहे हो ये सब। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था।
वो एसिड अटैक से गुजरी थी। उसे रिपोर्टर के रूप में देखकर समीर को बहुत अजीब बात लगी, क्योंकि आजकल लोग रिपोर्टर की नौकरी खूबसूरत लड़कियों को ही देते हैं। ये सब सोचते हुए समीर ने जब मिश्रा जी से उस लड़की के बारे में पूछा तो मिश्रा जी ने थोड़ी देर लड़की को देखकर कहा, हाँ सर याद आया, ये लड़की भारत न्यूज चैनल की रिपोर्टर हैं। नाम है सलोनी गुप्ता। बहुत होनहार लड़की हैं सर, मेरी बीवी की फेवरेट हैं वो सर। फिर बहुत देर तक उस लड़की को देखने के बाद समीर ने मिश्रा जी को वॉचमैन को बुलाकर लाने के लिए कहा। मिश्रा जी ने तुरंत जवाब दिया कि सर वॉचमैन का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका केबिन भी पूरी तरह से खाली है, उसका कोई नामो निशान नहीं है सर। वैसे भी सर वो अभी अभी ज्वाइन हुआ था नौकरी पर और उसे हमेशा पैसों की जरूरत रहती थी, या तो दारू पीने या फिर सट्टा खेलने। उसके घर पर भी कुछ तकलीफें थी जिसके लिए वो तिवारी जी से और बाकी सबसे हमेशा पैसा मांगता रहता था। समीर तो हो सकता है उसने ही पैसों के लिए तिवारी जी का खून किया हो। वैसे मिश्रा जी आपको वॉचमैन के बारे में कैसे पता चला? मिश्रा जी वो सर जब उल्टी करने गए थे तब ही पता किए थे। समीर वैसे मिश्रा जी आपको क्या लगता है किसने खून किया होगा? मिश्रा जी सर मुझे तो इस वॉचमैन पर ही शक है, उसी ने मारा होगा। सबके लिए शक की सुई वॉचमैन पर आकर अटक गई। समीर ने सबको आदेश देते हुए कहा कि वो वॉचमैन मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके बैंक अकाउंट की डिटेल निकालो, फोन रिकॉर्ड से उसकी लास्ट लोकेशन ढूंढो, उसके घर वालों से बात की जाए, शहर के बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी लगा दो। मुझे वो वॉचमैन का बच्चा अगले 24 घंटों में अपनी गिरफ्त में चाहिए। इज दैट क्लियर? सब ने एक साथ कहा कि यस सर, और सब अपने अपने कामों में जुट गए। क्राइम सीन को अच्छी तरह खंगालने के बाद समीर और बाकी सब बाहर निकले। जैसे ही जीप का दरवाजा खोलने वाले थे पीछे से किसी की आवाज आई कि आई होप इस बार पुलिस पर क्रिमिनल और वक्त दोनों भारी नहीं पड़ेंगे और आप जल्द ही गुनाहगार को पकड़ लेंगे। इस वाक्य में पुलिस वालों के लिए गुस्सा था। समीर ने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर और कोई नहीं सलोनी खड़ी हुई थी। सामने रिपोर्टर खड़ी होने के वजह से बात को लंबा न खींचते हुए समीर ने कहा, हम मीडिया और जनता को निराश नहीं करेंगे इस बार। सलोनी हर बार तो हम निराश ही होते हैं। समीर पुलिस वालों के लिए इतना गुस्सा, उफफ, वजह क्या है इसकी? सलोनी और क्या वजह होगी? यही समाज की बढ़ती हुई गंदगी जिसे साफ करने का काम आप लोगों को दिया है, पर आप लोग ठीक से कर नहीं रहे। समीर बहुत से लोग ठीक काम कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखता। सलोनी मुझे सिर्फ सच दिखता है, और जब लोगों को लगता है कि वो किसी का सच और चेहरा नहीं पा सकते तब वो उसे जला देते हैं। समीर मुझे अफसोस से आपके साथ हुए हादसे का। सलोनी अफसोस तो मुझे होगा अगर आप केस सोल्व कर न पाए तो। समीर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और फिर समीर और बाकी सब जीप में बैठकर थाने की तरफ निकल गए। जीप में बैठ समीर के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। उसने बाकी सबसे पूछा कि पीएम की रिपोर्ट कब तक आएगी? मिश्रा जी ने कहा कि कल तक आ जाएगी। समीर ने फिर पूछा कि और वो फोरेंसिक वालों की रिपोर्ट? वो भी कल तक आ जाएगी। मिश्रा जी ने कहा, तुम लोगों को क्या लगता है तिवारी जी की बीच वाली उंगली कहाँ पर होगी? समीर ने पूछा। मात्रे जी मैं कुछ कहूँ सर? समीर खां बोलो मेरे शर्लॉक। मात्रे जी माहौल को थोड़ा हल्का बनाते हुए कहा कि सर खूनी ने तिवारी जी की उंगली काटकर। इतना बोलकर मात्रे जी बाकी सब की तरफ देखने लगे। बाकी सब उनकी बात तवज्जो से सुन रहे हैं। ये कंफर्म करके फिर आगे बोले, कटी हुई उंगली उनके पिछवाड़े में डाल दी होगी। वैसे भी खूनी सनकी आदमी था, कुछ भी कर सकता है। बाकी सब मात्रे जी की बात पर हंस पड़े। सबको पता था मात्रे जी किसी की फीलिंग को हर्ट करना नहीं चाहते, बस माहौल को हल्का बनाने के लिए ये सब कह रहे हैं। समीर ने सबको कहा कि मुझे तिवारी जी के घर के आसपास रहने वालों की लिस्ट चाहिए और बोपल सोसाइटी में जितने भी एम नाम से शुरू होते लोग हो उन्हें सावधान किया जाए कि एक सनकी खूनी खुला गुम रहा है। सबने सहमति में सिर हिलाया। रात को घर पर जाकर समीर को बिल्कुल भूख नहीं थी, फिर भी उसने थोड़ा खा लिया जो राजू ने थोड़ी देर पहले ही बनाया था। थोड़ी देर बाद समीर टीवी ऑन करके बैठ गया। सभी चैनलों पर तिवारी मर्डर केस की बातें हो रही थी और खूनी के रूप में वॉचमैन प्रेम सिंह को दिखाया जा रहा था। थके होने की वजह से समीर ने टीवी ऑफ की और सो गया। सुबह फ्रेश होकर समीर जल्दी जल्दी थाने पहुंचा।
अपनी केबिन में जाकर वो कुर्सी में पसर गया और सोचने लगा, तिवारी मर्डर, कटी हुई उंगली, जला हुआ चेहरा एसिड से, दीवार पे खून से लिखा हुआ आई, कीबोर्ड का मिसिंग लेटर एम। यही सब सोचते सोचते समीर ने मात्रे और मिश्रा जी को अपनी केबिन में बुलाया। समीर, पीएम की रिपोर्ट। मात्रे जी, सर, मौत एसिड से जलने की वजह से ही हुई है। ये रही रिपोर्ट। मात्रे जी ने रिपोर्ट समीर को दी। समीर, उस वॉचमैन का कुछ पता चला? उसके घर वालों से बात हुई? साइबर सेल वालों ने कुछ पता किया वॉचमैन के बारे में? मिश्रा जी, सर, उस वॉचमैन का कुछ पता ही नहीं चल रहा। न साइबर सेल वालों से पता चला, नहीं उसके घर वालों से। ऐसा लगता है वो मंगल ग्रह पर चला गया है, मिल ही नहीं रहा मिस्टर इंडिया। समीर, मंगल को छोड़िए मिश्रा जी, उसका शनि जल्द खराब होने वाला है जब वो मेरी गिरफ्त में होगा। ब्लडी साइकोपैथ। समीर, फोरेंसिक वालों से कुछ पता चला? मात्रे जी, हाँ सर, उनको तिवारी जी के घर में जगह जगह से किसी एक ही आदमी के फिंगरप्रिंट मिले हैं, पर वो हमारे क्रिमिनल डेटा में से किसी से मैच नहीं करते। समीर, वो लिस्ट कहाँ है तिवारी जी के आसपास रहने वाले लोगों की? मात्रे जी, लिस्ट समीर को देते हुए। समीर, तिवारी जी के घर के थोड़े दूर मनोहर शर्मा रहता है। मात्रे जी, भूतपूर्व MP का बेटा। सुना है बड़ा औयाश टाइप और टपोरी टाइप का है। मात्रे जी, सही सुना है सर, पर आज तक कभी थाने में कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ी उसे। एक बार किसी पुलिस वाले का गलती से हाथ लग गया था उसको, तो पुलिस वाले को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सर, इसके मुंह लगना ठीक नहीं है हमारे लिए। समीर, एक मुलाकात तो बनती है इससे। शाम को कहीं दारू पीने जरूर जाता होगा, तुम लोग पता करो कौन से बार में जाता है। और हाँ, हमें आधे घंटे में निकलना है पूछताछ के लिए। तिवारी मर्डर केस को जल्द ही निपटाना है, मीडिया वाले पीछे पड़े हुए हैं। वैसे भी वो रिटायर आर्मी मैन था, तो मीडिया वालों के लिए ये खबर तो मसाला डाल डाल के दिखाने जैसी है। समीर सोच रहा था कि थोड़ी देर में पूछताछ के लिए निकलना है, तो अभी उसे ताज़ी हवा और सिगरेट की सख्त जरूरत है। वो टेरेस की तरफ निकल जाता है, पर टेरेस के दरवाजे पर पहुंचकर देखता है तो दरवाजा बंद था और 3 ताले लगे हुए थे। वैसे भी समीर हाल ही में ज्वाइन हुआ था, तो उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। समीर ने नीचे जाकर मात्रे जी से पूछा कि टेरेस का दरवाजा लॉक क्यों है? मात्रे जी, सर, वो 1 साल पहले एक हवलदार ने अपनी निजी परेशानियों से तंग आकर इसी टेरेस से कूदकर जान दे दी थी। तब मीडिया वालों ने बहुत बदनामी की थी पुलिस स्टेशन की। इसी बात से गुस्से में कमिश्नर साहब ने परमानेंटली टेरेस बंद करवा दिया, ताकि कोई दूसरा इस टेरेस रे कूदकर जान न दे दे। समीर, इंटरेस्टिंग। अब वो सब छोड़ो, निकलते हैं, पूछताछ के लिए भी तो जाना है। समीर और बाकी सब जीप में बैठकर निकल गए बोपल की तरफ। मिश्रा जी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा कि सर, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। मेरे खबरी ने बताया कि तिवारी जी अक्सर लोगों से लड़ते रहते थे। अभी 1 महीने पहले अमन के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी उनकी। अमन ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। अमन का 5,000,000 का उधार नहीं लौटा रहे थे तिवारी जी। समीर, तो अब अमन भी शक के दायरे में आता है। मिश्रा जी, सर, एक और बात। समीर, खमम, बोलो। मिश्रा जी, मेरे खबरी का ये भी कहना है कि तिवारी जी की 1-2 बार मनोहर शर्मा से भी लड़ाई हुई थी। मनोहर ने भी धमकी दे रखी थी मारने की। समीर, लोग बढ़ती उम्र के साथ दुआ ये इकट्ठी करते हैं, और एक तिवारी जी हैं जो धमकियां इकट्ठी कर रहे थे। खैर, हमें क्या, पर हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। मिश्रा जी, आप और एक इन्हें देखिए। ये कहते हुए समीर मात्रे जी की तरफ मुड़ा, पर मात्रे जी तो खराटे बुला रहे थे। थोड़ी देर बाद समीर और बाकी सब बोपल सोसाइटी पहुंच चुके थे। गेट से अंदर दाखिल हो ही रहे थे कि समीर का फोन बज उठा। फोन रखने के बाद समीर ने कहा कि एक और खून हो गया है बोपल में। बंगला न 307, किसी मालती नाम की लड़की का बंगला न 307। पहुंचते ही समीर और बाकी सबको मीडिया वालों के ताने सुनने पड़े, जैसे कि दिन दहाड़े मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं और पुलिस सो रही है। 2 दिन में 2 खून पुलिस की नाक के नीचे। समीर इन सब बातों को नजरअंदाज करता हुआ क्राइम सीन पर पहुंचता है। वहां का नजारा हूबहू पहले मर्डर जैसा ही होता है। समीर एक के बाद एक चीजें नोटिस करने लगता है। लाश कुर्सी से बांधी हुई थी, एसिड से पूरी तरह जलाया गया था। कई जगहों से लाश में से हड्डियां झांक रही थी, बीच वाली उंगली कटी हुई थी और दीवार पर खून से डोंट लिखा हुआ था। पहले मर्डर में लिखा हुआ था, अब डोंट मतलब अब तक का मिला के हुआ। डोंट खूनी हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, समीर ने मन में ही सोचा।
फिर भागता हुआ समीर घर में कंप्यूटर ढूंढ रहा था। उसे मिला कंप्यूटर और अब की बार कीबोर्ड से मिसिंग लेटर था, वो H था। समीर ने तीनों के बारे में गौर से सोचा। फिर अमन और मनोहर शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला किया, क्योंकि वॉचमैन तो पहले से ही फरार था। समीर जानता था कि पूछताछ के लिए मनोहर शर्मा नहीं आएगा, अपने बाप के पावर की वजह से। फिर भी एक बार बुलाने की कोशिश करने में कुछ बुरा भी नहीं था। समीर ने पुलिस स्टेशन से हवलदार को भेजा उन दोनों को लाने के लिए। फिर समीर सोचने लगा खूनी के अगले शिकार के बारे में, जिसका नाम H से शुरू होता है। बोपल सोसाइटी में H से शुरू होने वाले नाम 100 से भी ज्यादा होने की संभावनाएं थी। उसमें से उस खूनी का अगला शिकार कौन है, ये कैसे पता चलेगा? खूनी के खून करने का तरीका दोनों कत्ल में एक जैसा था, पर वो अपना शिकार किस तरह और कैसे चुनता है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। एक ही सोसाइटी के लोगों के कत्ल हो रहे हैं, इसका ये मतलब साफ था कि खूनी या तो उसी सोसाइटी का है या उसे उस सोसाइटी के लोग कुछ ज्यादा ही पसंद हैं। एसिड से जलाकर मारता है, वो भी बड़ी बेरहमी से, पर एसिड से ही क्यों? जरूर कहीं न कहीं उसका एसिड के साथ कुछ गहरा रिश्ता है। समीर अपने ख्यालों से तभी बाहर आया जब उसे हवलदार ने ये बताया कि उसने अमन को पूछताछ के लिए बुला लिया है। मनोहर ने आने से मना कर दिया था। उसने समीर को अपने अड्डे पर बुलाया था, रेट्रो नाइट क्लब में। समीर ने सबसे पहले अमन से निपटने के बारे में सोचा। समीर तेज कदमों से चलते हुए पूछताछ वाले सेल की तरफ बढ़ता है, जैसे उसे शिकार की बू आ गई हो। समीर के दरवाजा खोलते बू ही उसकी नजरें अमन से टकराती है और अमन समझ जाता है कि आज उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसे डर महसूस होने लगता है, पर वो अपना डर चेहरे पर लाने नहीं देता। समीर अमन के सामने वाली कुर्सी खींचता है और उस पर बैठ जाता है। समीर अब तक एक भी बार अपनी पलकें नहीं झपकाई थी और वो लगातार अमन की तरफ घुरे जा रहा था, जैसे कि उसे कच्चा चबा जाएगा। समीर ने बैठे बैठे ही हवलदार को आवाज लगाई। हवलदार हाथों में 2 कटिंग चाय लेकर हाजिर हुआ। उसने एक चाय अमन के सामने रखी, आयर दूसरी चाय समीर के सामने रखकर वो रवाना हुआ। अमन को पसीना आना शुरू हो गया था। समीर ने अमन के सामने देखा और कहा कि ये चाय पी लें और अपना दिमाग फ्रेश कर ले। पूछताछ के दौरान मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि ये याद नहीं आ रहा, ये मैं भूल गया हूँ, वगैरह वगैरह, समझा? अमन ने बिना कुछ बोले इशारों में ही हाँ बोल दिया और चाय पीने लगा। समीर ने एक चाय की चुस्की ली और मुंह ऊपर कर एक आह निकाली। उसने कहा कि चल खेल शुरू करते हैं। मैं तुझसे कुछ सवाल पूछेंगा, उसके तुझे सच सच जवाब देने हैं। हमने तेरे बारे में सब पता कर लिया है कि तू कितने बजे सोता है, खाता है, पीता है, हकता है, सब कुछ। मतलब कि तूने गलती से भी झूठ बोल दिया ना बेटा, तो बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। अपना दाया हाथ टेबल पर रख। अमन को बात समझ में ही नहीं आई कि समीर करना क्या चाहता है, इसीलिए वो डर के मारे समीर की तरफ देखता रहता है। सीधी सी बात तुझे समझ में नहीं आती क्या? कहा ना टेबल पर हाथ रख। ये कहते हुए समीर ने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अमन ने वक्त की नजाकत को समझते हुए टेबल पर हाथ रख दिया। समीर ने चिल्लाकर कहा कि हवलदार। हवलदार हाथों में पुलिस का डंडा लेकर हाजिर हुआ। समीर ने कहा कि मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखूं, तुम्हें बिना सोचे समझे इसके हाथ पर वार करना है। जितना भी दम हो वो निकाल के वार करना। खाना तो ठीक से खाया है ना? हवलदार ने ताजगी भरी मुस्कान के साथ हाँ कहा। अमन की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसके हाथों में अभी से दर्द हो रहा था। दुनिया की सारी बेचैनी अमन को घेर कर खड़ी हुई थी। वो हाथ को हिला भी नहीं सकता था। उसे ऊपर वाले की याद आने लगी। समीर ने अपना पहला सवाल पूछा कि तुम पुष्कर तिवारी या एर मालती को कैसे जानते हो? हम तीनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं ना, इसी वजह से थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी। अमन ने कहा। रिजवान को जानता है? समीर ने पूछा। नहीं, अमन ने कहा। वो तेरे घर से 2 घर दूर रहता है और उसे तू नहीं जानता। आयर इन लोगों से तेरी जान पहचान हो गई, समीर ने गुस्से में कहा। हवलदार। इतना कहकर समीर ने हवलदार की तरफ देखा, जैसे हवलदार बस इसी बात का इंतजार कर रहा हो। वैसे जोर से डंडा उसने अमन के हाथ पर मार दिया। अमन के मुंह से भयानक चीख निकली।
उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसकी जान गले में अटकी हुई थी। अमन की सारी हड्डियों में कपकपाहट फैल गई। वो टेबल से हाथ हटाने ही वाला था कि समीर ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया उसको और कहा कि मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, अब मेरी बात ध्यान से सुन ले चुतिए, अब अगर गलती से भी तूने झूठ बोला ना तो तेरी जबान खींचकर पंखे से लटका दूंगा। अमन वक्त की नजाकत को बेहतर जानता था, इसीलिए उसने सच बोलना शुरू कर दिया। अमन ने कहा कि वो दोनों ने दोस्त बनकर मुझसे पैसे उधार लिए थे, पर जब लौटाने की बारी आई तो कोई ना कोई बहाना बना देते थे, इसीलिए तूने दोनों का कत्ल कर दिया, वो भी इतनी बेरहमी से। समीर ने कहा, मैंने नहीं मारा उन दोनों को, मैं क्यों मारूंगा, मैं उन्हें मार देता तो मेरे पैसे कैसे मिलते मुझे, अमन ने जवाब में कहा। बदला तो मिल जाता तुम्हें, वैसे भी तुम जैसे सनकी सीरियल किलर्स को बदला मजा ही चाहिए होता है। समीर ने कहा, बदले से नहीं पैसे से चलता है मेरा धंधा, में उन्हें सिर्फ डरा धमका सकता था, मार नहीं सकता था। अमन ने कहा, तो फिर जान से मारने की धमकी भी सिर्फ डराने के लिए दी थी? समीर ने पूछा। हाँ, वो पैसे ही नहीं लौटा रहे थे, इसीलिए धमकी दी। अमन ने कहा, तो फिर मालती की इज्जत लूटने की कोशिश क्यों की थी तूने मादरचोद? समीर ने गुस्से में कहा। अमन इस बात से हैरान था कि इन लोगों को कैसे पता चल गया इस बात का। अमन का चेहरा सफेद हो गया था, डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। समीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि क्या लगा था तुझे पुलिस वाले तो चूतिए होते हैं, जिन्हें ऐसी बातों का पता नहीं चलेगा। आंख खोल के देख, कितने खाकी वाले आज भी बड़े बड़े को खाक में मिलाने की ताकत रखते हैं। अब जल्दी से बकना शुरू कर दे, इससे पहले कि मेरा मूड बदले। अमन ने कहा कि सर वो तो 2 साल पहले की बात है। न जाने कितनी ही बार में माफी भी मांग चुका हूँ सबसे, तब भी पुलिस वालों ने बहुत तोड़ा था। बहक गया था सर में, बहक गया था। ये बोलकर अमन ने अपने चेहरे को हाथ से ढक दिया और रोने लगा। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। रोते हुए वो यही बोले जा रहा था। समीर कुछ सोचता हुआ कुर्सी से खड़ा हो गया और अमन को जाने के लिए बोल दिया। अमन को थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं हो रहा था समीर उसे जाने दे रहा है। अमन ने दूसरी बार जाने के लिए पूछा और मंजूरी मिलते ही वो उठकर रवाना हुआ। अमन के जाते ही समीर ने हवलदार की तरफ देखा और कहा कि इस पे कड़ी से कड़ी नजर रखो।